नमस्कार, मैं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर योगी सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है, लेकिन अब योगी के विधायक ने ही सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को निशाने पर ले लिया है। कह सकते हैं कि योगी को ही निशाने पर ले लिया है, क्योंकि इससे पहले वो नंदकिशोर गुर्जर एक मामले में ये भी कह चुके हैं कि अगर सपा सरकार होती तो मुख्यमंत्री के यहाँ भूसा भर देता। उस वक्त भी उन्होंने योगी को ही निशाने पर लिया था। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि महाकुंभ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हत्या हुई है और दोषी अधिकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नंदकिशोर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट मचाने में, गाय कटवाने में और गरीबों की हत्या करने में लगा है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को महाकुंभ हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चीफ सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। योगी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से सवाल पूछा गया कि क्या यूपी पुलिस के अधिकारी महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों की संख्या को छुपा रहे हैं। नंदकिशोर ने कहा कि प्रयागराज में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और वहां जैसे हालात हैं, उससे ऐसा क्या नहीं लगता कि संख्या कितनी ज्यादा होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं को क्यों रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महाकुंभ में हुई मौतों को लेकर योगी सरकार को निशाना बनाया है। भूटा नरेश, जिग्ने, खेसर, नामग्याल, वांगचुक सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे। वो मंगलवार को प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में स्नान करेंगे। भूटा नरेश का लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची जारी हो गई है। इस सूची से भारत को बाहर रखा गया है। इस सूची को फोर्ब्स ने जारी किया है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे टॉप पर है, वहीं दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस का नाम शामिल है। इसके अलावा चौथे नंबर पर यूके, पांचवें नंबर पर जर्मनी, छठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें नंबर पर जापान, नौवें नंबर पर सऊदी अरब और 10वें नंबर पर इजराइल का नाम मौजूद है। हालांकि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आम लोगों की हालत यानी पर कैपिटा इनकम लो है। भारत को टॉप 10 पावरफुल देशों की सूची से बाहर किए जाने पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य की 46.25% आबादी पिछड़ा वर्ग से है। इस आंकड़े से राज्य के राजनीतिक दल हैरान हैं। सर्वे के अनुसार तेलंगाना की आबादी में एससी का हिस्सा 17.43% और एसटी का हिस्सा 10.45% है। ये रिपोर्ट 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी और बहस के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में रखी जाएगी। तेलंगाना जाति सर्वे से पहले राज्य में मुस्लिम आबादी 10% बताई जा रही थी, लेकिन सर्वे में ये 12% से ज्यादा सामने आई है। इसमें से पिछड़े वर्ग के 10.08% लोग हैं। यानी अगर इसे 46.25% ओबीसी से जोड़ दिया जाए तो राज्य में ओबीसी की आबादी 56.33% हो जाती है। तेलंगाना में कास्ट सेंसस करवाने के बाद कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस ने कर दिखाया। ओबीसी 56.33%, एससी 17.43%, एसटी 10.45%, अन्य जातियां 15.79%। तेलंगाना का यह ऐतिहासिक सर्वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी और भागीदारी तय करेगा। इसकी मदद से वंचित वर्गों के लिए उनकी आबादी के आधार पर नीतियां बनाई जा सकेंगी। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकेगा। देश में जातिगत जनगणना कांग्रेस का मिशन है। कांग्रेस पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठाती रही है। कांग्रेस का लक्ष्य वंचितों, शोषितों को शक्ति देना है। तेलंगाना सरकार का यह कदम न्याय के अधिकार की ओर एक मील का पत्थर साबित होगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सोमवार 3 फरवरी को चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला और कुछ तथ्य भी बताए। राहुल के सीधे निशाने पर पीएम मोदी कम थे, जो कि उनके सामने बैठे हुए थे, लेकिन राहुल ने उनकी नीतियों पर जमकर हमला किया।
लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मामला ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बड़े हुए वोटर्स पर आज तक चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया है और लीपापोती करता रहा है। महाराष्ट्र में जब जब स्थानीय लोगों ने उसे चुनौती दी तो उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन राहुल के सोमवार के हमले ने केंद्रीय चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने संसद में सीधे सीधे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पर संदेह जताया। राहुल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में लगभग 70 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। ये हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जितनी है। राहुल ने कहा कि शिरडी की एक ही बिल्डिंग में 7,000 से ज्यादा वोटर जोड़े गए। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस नेता ने कहा कि वो महाराष्ट्र चुनाव के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश जितनी 70 लाख अतिरिक्त आबादी ने महाराष्ट्र में मतदान किया है। दिलचस्प बात यह है, ये सभी नए वोटर्स उन निर्वाचन क्षेत्रों में हैं जहां भाजपा जीती है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली में एक गंभीर समस्या है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ गलत हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया है। नेता विपक्ष ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग हमें महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट देने से क्यों इनकार कर रहा है। हमें और बाकी विपक्ष को महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची न देकर क्या मकसद पूरा होगा? इससे चुनाव आयोग को क्यों कोई नुकसान होगा? वो हमें सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? लोकसभा में महाराष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी समस्या का समाधान ना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कर पाई और ना ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। राहुल ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वो पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही। हमने ये किया, हमने वो किया। मैं संसद में बैठकर उन्हें सुन रहा था। मैं सिर्फ उसके खिलाफ जो उन्होंने बोला, आज मैं वो बताऊंगा कि उनका क्या संबोधन हो सकता था। राहुल ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, इसलिए जो कुछ होना चाहिए उनके लिए होना चाहिए। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया लेकर आई, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आखिर में फेल साबित हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन भारत की सीमा के अंदर मौजूद है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि चीन आज हमारी जमीन पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज कर दिया। वहीं सेना ने पीएम मोदी की बात से असहमति जताई है। उन्होंने बताया कि सेना ने कहा कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन काबिज है। इस पर संसद में हंगामा होने लगा और इस दौरान बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आप सदन में मनचाही बात नहीं बोल सकते, ये ठीक नहीं है और ये गंभीर विषय है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी की 55 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा भी आ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के अंतिम दिन रोड शो और रैलियां होने जा रही हैं। दिल्ली में बीजेपी के 22 और आम आदमी पार्टी के 9 रोड शो और रैलियां हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की रैलियों में भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन अब न्यूज लॉन्ड्री ने मोदी की रैली में जाकर रिपोर्ट किया। पीएम मोदी शाहदरा जिले के घोड़ाई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली कर रहे थे, लेकिन शुरू में ही भीड़ कम थी, जो कि मोदी की रैली में कम ही होता है कि भीड़ कम हो। दूसरा, कुछ नौजवानों ने दावा किया कि उन्हें 300 या 600 रुपए देकर रैली में लाया गया। इसके अलावा जब मोदी भाषण दे रहे थे तो बीच में ही लोग उठकर जाने भी लगे। जब उनसे उठकर जाने के बारे में पूछा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि भूख लगी है, कुछ ने कहा कि बाहर से जाकर देखेंगे, कुछ महिलाओं ने कहा कि सुन तो लिया और कितना सुनेंगे, और कुछ ने कहा कि रैली फ्लॉप रही है। लोगों की उम्मीदें लगता है मोदी से खत्म हो गई हैं। रैली में कुछ खास नहीं लगा, रैली अच्छी नहीं रही। दिल्ली चुनाव में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दे दी है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि जो बदबूदार पानी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है वो एक गिलास वही पानी पीकर बता दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना को साफ करूंगा और नहाऊंगा, यमुना का पानी छोड़ दो। केजरीवाल जी, आप दिल्ली का पानी पी करके दिखाओ, इसके बाद हम आपसे अस्पताल में ही मुलाकात करेंगे। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी की तरह केजरीवाल भी झूठे वादे करते हैं। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार का भी आज आखिरी दिन है। इस दौरान अखिलेश यादव और सांसद अवधेश प्रसाद ने आज मिल्कीपुर में रैली की। अवधेश प्रसाद अपने भाषण के दौरान कई बार भावुक हो गए।
उन्होंने भरभराती आवाज में भाषण दिया। उन्होंने कहा, ये कैसा समाज है जहां ये कहा जा रहा हो कि एक दलित के सांसद बनने पर अयोध्या की गरिमा घट गई। हमें कुत्ता बनाया, कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जब से लोगों ने दलित सांसद बनाया तो अयोध्या प्रतिष्ठा कम हो गई। हनुमान जी की कृपा ने हमें चुनाव जिताया। सारे देश में चर्चा है, लेकिन भाजपा को पच नहीं रहा है। सांसद ने कहा कि आज ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, जब भारतीय संविधान पर खतरा है। सहनवा कांड का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि हमारी बेटी जो कोरी समाज की है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती है, ये उसके साथ क्या क्या हुआ है। अवधेश ने कहा कि आज मन बहुत दुखी है। आज चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, हमारे किसान की लाज खेतों में लूटी जा रही है। कल हम संसद में जाकर इस बात को उठाएंगे, मोदी जी के सामने दुख बताएंगे। हमारा मन दुखी है, हम सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। मिल्कीपुर की जनता को संबोधित करते हुए सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी छठे छठाए गुंडे ला रही है जो पोलिंग को रोकने के लिए आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से अपील भी की। साथ ही जनता से कहा कि ऐसा इतिहास रचना कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाए। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं, लेकिन कई लोग कपड़े पहनने से अपने आप को योगी समझ लेते हैं। जो सत्य के राह पे चले वही योगी होता है, लेकिन जो सत्य को छुपाए वो योगी नहीं होता है। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं होता, लेकिन ये लोग मृत्यु पर भी सत्य नहीं बोल रहे हैं। हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने का काम इस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि अभी 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और एक यहाँ मिल्कीपुर में कुंभ हो रहा है और यहाँ की जनता बता रही है कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को हराने जा रहे हैं। महाकुंभ में सरकार स्नान की तो गिनती बता रही है कि कितने लोगों ने किया है, लेकिन वो कितने लोग मरे हैं उनका आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सच्चाई नहीं बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। अगर सरकार से सही से काम किया होता तो लोगों की जान नहीं जाती। इन्होंने 17 घंटे बाद 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा, ये चुनाव नहीं चुनौती है, ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है, ये चुनाव जनता बनाम सरकार होने जा रहा है। मिल्कीपुर संदेश दूर तक जाएगा। देश का आम बजट पेश होने के बाद एक साथ डबल झटका लगा। बजट के बाद पहले कारोबारी दिन जहां एक ओर शेयर बाजार तगड़ा घोटा लगा गया, तो वहीं भारतीय करेंसी रुपए ने भी गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया। अब डॉलर के मुकाबले रुपया 87 के पार निकल गया है। रुपया 67 पैसे टूटकर 87.29 प्रति डॉलर के अब तक के रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ लगा दिया है। इससे दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू होने का खतरा शुरू हो गया है। कनाडा और मैक्सिको ने जवाबी कार्रवाई में टैरिफ से पलटवार किया है। सवाल यह है कि अमेरिका के द्वारा इन देशों पर टैरिफ लगाए जाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि इसका हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि यह भारत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा है, मैं ये नहीं कह सकती ये हमें विशेष रूप से प्रभावित करेगा या नहीं। हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। हम इस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो वो कनाडा पर और टैरिफ लगाएंगे। बता दें, ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के उत्तरी पड़ोसी देशों ने लंबे समय तक अमेरिका का अपमान किया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं कनाडा के लोगों से प्यार करता हूं, मैं कनाडा के नेताओं से सहमत नहीं हूं और वहां पर कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर वो खेल खेलना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी खेल खेलना चाहें उसके लिए हम तैयार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.